Hello friends, we are talking about the cytology. In that cytology, after the cell membrane, we entered into the cell. And this cell has got this one as a cell membrane. कोशिका झिल्ली के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन cytoplasm is present, and in the nucleus nucleoplasm is present. Now both these two together constitute protoplasm. Protoplasm is called as the फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को मिलाने पर जीव द्रव्य प्राप्त होता है. जीव द्रव्य को जीवन की मूलभूत इकाई या भौतिक इकाई कहा गया है. प्रोटोप्लाज्म टर्म was given by Huxley and the same statement was also given by the Huxley. प्रोटोप्लाज्म शब्द हक्सले ने दिया था. प्रोटोप्लाज्म की प्रकृति यानी कि नेचर जो होती है वह क्रिस्टलो कोलाइडल होती है. इसका पीएच जो होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है. कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का यह होता है. हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म की. साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य जो होता है वह केंद्रक के बाहर स्थित होता है. इसके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं. ये कहलाते हैं सूक्ष्म तंतु. और ये सूक्ष्म तंतु जो होते हैं ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं. एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं. ये तंतु जो है हेक्सागोनल फैसेट के रूप में, षटकोणीय जाल के रूप में पूरी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जिसे हम लोग माइक्रो ट्रेबिक्यूलर लैटिस कहते हैं. सूक्ष्म जालिकाव्रत जाल. अब ये क्या, इसका फायदा क्या है? यह सेल के कंकाल का निर्माण करता है. इट फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द सेल, जिसके कारण कि सेल ऑर्गन्स जो होते हैं दे रिमेन एट देयर पर्टिकुलर पोजीशन. कोशिकांग जो होते हैं वो अपने निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं. अब ये जो माइक्रोट्रेबिकुलर लैटिस है ये क्या बना रहा है? तो आंसर होता है साइटोस्केलेटन बना रहा है, कोशिकीय कंकाल बना रहा है. हम यदि देखें इस कंकाल को, तो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल. यह कोशिका की आकृति को बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी होता है. इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था इसी में से कि इन माइक्रोट्रेबिकुलर लैटिस के बीच बीच में ऐसे ये मध्यवर्ती तंतु यानी कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पाए जाते हैं. और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं वे कैरेटिन के बने होते हैं. किसके बने होते हैं?
keratin की. Okay, now inside this cytoplasm you will find that many cell organelles are present. ये हमारी कोशिका हो गई, और इस कोशिका के अंदर अगर हम देखें तो अंतःप्रद्रव्य जालिका मिलती है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलती है, या गोल्जी बॉडी मिलती है, या माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, वैक्यूल मिलता है, स्फेरोसोम मिलता है, पेरोक्सिसोम मिलता है, सेंट्रियोल मिलता है. बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. सभी के चारों ओर तो सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, परंतु कुछ सेल ऑर्गेनल्स कोशिकांग जो होते हैं वो आपस में झिल्लियों से, मेम्ब्रेन से संबंधित होते हैं, जिसके कारण एक सिस्टम बन जाता है, और उस सिस्टम को हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं. उसको हम लोग बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि अंतः झिल्ली तंत्र कहते हैं. क्या है ये हमारी कोशिका झिल्ली, इसी में से ईआर निकली. इस ईआर का संबंध गोल्जी बॉडी से होता है. ये गोल्जी बॉडी हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, ये गोल्जी बॉडी हो गई, ये ईआर हो गई, और इस गोल्जी बॉडी में से ये लाइसोसोम पैदा होता है और ये वैक्यूल पैदा होती है. इसका मतलब ईआर की झिल्ली गोल्जी बॉडी के साथ मिली हुई, गोल्जी बॉडी की झिल्ली लाइसोसोम के साथ मिली हुई, और फिर वापस गोल्जी बॉडी की झिल्ली वैक्यूल के साथ में मिली हुई होती है. ओके, तो व्हेन ऑल दीज मेम्ब्रेन दे आर intercommunicated, they form a system called as endomembrane system. इस सिस्टम को हम अंतः झिल्ली तंत्र कहते हैं. So this is your endomembrane system. आपने बोला कि सर ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, क्या इसको भी अंतः झिल्ली तंत्र के अंदर लेते हैं? मैंने कहा नहीं. आपने बोला क्लोरोप्लास्ट को लेते हैं क्या? मैंने बोला नहीं. क्यों? क्योंकि ये तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स हैं, जिनकी झिल्लियों का संबंध, इनकी मेम्ब्रेन का संबंध जो है इन सेल ऑर्गेनल्स से नहीं है. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, दे हैव एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वह कैसी होती है और उसके क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाद में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं. ये देखिए मेरी चौक नहीं उठ रही है, ये आगे, और ये गोल्जी बॉडी आ गई, और ये न्यूक्लियस आ गया. ईआर की खोज, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर. ईआर को झिल्ली बनाने वाली फैक्ट्री भी कहते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन बनाने वाली फैक्ट्री भी कहते हैं. ईआर जो होती है वह दो प्रकार की होती है. एक कहलाती है स्मूथ और एक कहलाती है रफ. परंतु आप देखेंगे कि ये एक झिल्ली थी, यहां से चली और इधर भी एक है, यानी कि एक झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है.
It is a cell organelle which is bounded by single unit membrane. तो ये पॉइंट भी मैं अपन लास्ट में बता दूंगा कोड आपको कि बाउंडेड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। ओके, एकल इकाई झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है। अब स्मूथ को ले रहे हैं अपन। स्मूथ का मतलब हो गया चिकनी, चिकनी का मतलब हो गया कि उसके ऊपर कोई भी अदर स्ट्रक्चर या अन्य संरचनाएं नहीं है। और ये रही रफ। रफ जो होती है उसके ऊपर आपको ये राइबोसोम देखने को मिलता है। ये राइबोसोम रहा। पहले अपन स्मूथ के बारे में बात कर रहे हैं। चिकनी वाली जो होती है वह क्या कार्य करती है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट? तो इसका आंसर होता है, एक तो लिपिड सिंथेसिस करती है, लिपिड सिंथेसिस, वसा का निर्माण करती है, और दूसरा काम स्टेरॉयड हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है? स्टेरॉयड हार्मोन बनाती है। अब ये जो चिकनी वाली है इसमें लिपिड के ऊपर कभी कभी ये लोग प्रश्न पूछते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा लिपिड पाया जाता है। तो आंसर होता है फॉस्फोलिपिड। और ये फॉस्फोलिपिड जो होता है वो कौन सी प्रकार का होता है? तो आंसर होता है लेसिथिन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें से बनता है। कई बार पूछते हैं और हर साल ही मैंने देखा है कहीं ना कहीं ये पूछ लिया करते हैं कि हमारी जो झिल्ली होती है सेल मेम्ब्रेन उसमें कौन सा फॉस्फोलिपिड होता है। तो आंसर होता है लेसिथिन। अब रफ पर आइए। रफ की बात जब चलेगी तो ये राइबोसोम है, और राइबोसोम का संबंध एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक स्ट्रक्चर के द्वारा होता है जिसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो ये राइबोसोम क्या करता है, यानी कि रफ वाली क्या बना के देगी आपको? प्रोटीन बना के देगी। और ये प्रोटीन अब कहाँ चले जाएंगे? ईआर के अंदर, और फिर ईआर से ये कहाँ पर आएंगे? गोल्जी बॉडी में। ओके, और ये क्या कर रही है? सिक्रीशन। किस किस का? लिपिड सिंथेसिस कर रही है, स्टेरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन कर रही है। तो ये हो गया सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब होता है श्रवण। तो प्रोटीन सिंथेसिस एज वेल एज सिक्रीशन, ये दो काम हो गए इसके, क्योंकि रफ वाली तो प्रोटीन दे देगी और चिकनी वाली और अन्य पदार्थों का श्रवण करेगी। तो प्रोटीन संश्लेषण और श्रवण दो काम हमको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब ये जो ईआर है इसको अगर अपन देखें तो इसमें हमें तीन चीजें मिलती हैं। एक कहलाता है सिस्टर्नी, एक कहलाता है वेसाइकल, और एक कहलाते हैं टिब्यूल। सिस्टर्नी थोड़ी मोटी थैली, टिब्यूल पतली नलिकाएं, और वेसाइकल छोटी छोटी सी गुहिकाएं होती हैं। ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। याद करो जब अपन पढ़ेंगे आगे सेल डिवीजन तो उसमें
सेल प्लेट का फॉर्मेशन जो होता है वो फ्रेगमोप्लास्ट से होता है, और फ्रेगमोप्लास्ट जो होता है वो ER और GB से बनता है। तो ये रहा हमारे पास में ER का बारे में। अब दूसरी बात क्या चलती है, एक चित्र दे रखा है उन्होंने ER का। उस चित्र को जब अपन ध्यान से अगर नहीं देखें तो ऐसा लगता है मानो गोल्जी बॉडी है, लेकिन वास्तव में वो कौन है, ER है। चित्र याद कर लेना। अब मैं गोल्जी बॉडी के बारे में बात कराने जा रहा हूं। गोल्जी बॉडी को बेकर्स बॉडी भी कहते हैं, बेकर्स बॉडी। जब ये अकेली होती है, पहली बात तो इसकी खोज जो थी, इसकी डिस्कवरी जो थी वो LS जॉर्ज ने करी थी, परंतु कैमिलो गोल्जी नाम का जो व्यक्ति था, कौन था, कैमिलो गोल्जी, उन्होंने जो है गोल्जी बॉडी का अध्ययन आउल, उल्लू की तंत्रिका कोशिका पर अत्यधिक किया। तो उनके नाम के आधार पर इस कोशिकांग का नाम गोल्जी बॉडी रख दिया गया। तो this is your Camillo Golgi. On behalf of name, the name was given to this cell organelle because you worked a lot on the Golgi body in nerve cells of owl. अब बात चलेगी कि गोल्जी बॉडी में और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके पहले एक चीज़ बताऊंगा कि प्लांट सेल के अंदर जब गोल्जी बॉडी एक के ऊपर एक केंद्रक के पास में लदी हुई रहती हैं तो हम इसको डिक्टियोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, डिक्टियोजोम कहते हैं। ठीक। अब गोल्जी बॉडी के 3 पार्ट होते हैं। एक कहलाती है सिस्टर्नी, एक कहलाती है ट्यूब्यूल, और एक कहलाता है वेसाइकल। सिस्टर्नी जो होती है वो ऐसी थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है, ये रही। और जो सिस्टर्नी होती है वह कॉनकेवो कॉन्वेक्स होती है, अवतलोत्तल। ये अवतल कॉनकेव वाला भाग, ये उत्तल कॉन्वेक्स वाला भाग, ये निर्माणकारी सतह होती है, यानी कि फॉर्मिंग फेस होती है। और ये वाला जो इस फॉर्मिंग फेस को बोलते हैं सिस फेस, और नीचे वाली जो होती है उसको बोलते हैं अपन लोग मैच्योरिंग फेस, परिपक्वन अवस्था या परिपक्व अवस्था, मैच्योरिंग फेस कहते हैं। ये मैच्योरिंग फेस जो होता है इसको ट्रांस फेस कहते हैं। ओके, तो सिस्टर्नी को हम लोग गोल्जी काय की फंक्शनल यूनिट कहते हैं, क्रियात्मक इकाई। सो दिस इज योर सिस्टर्नी, एंड सिस्टर्नी इज कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट। क्या कहलाती है ये, फंक्शनल यूनिट। क्रियात्मक इकाई कौन है गोल्जी बॉडी की, सिस्टर्नी है। अब इस सिस्टर्नी के ऊपर और नीचे छोटी छोटी सी नलिकाएं मिलती हैं जिनको हम लोग ट्यूब्यूल कहते हैं। सो दीज आर योर व्हाट, ट्यूब्यूल। और जब सिस्टर्नी का पिंचिंग ऑफ होता है, ऐसे ये संकीर्णित होती है, तो छोटी छोटी सी गोलाकार स्ट्रक्चर
बन जाती हैं, जिन्हें हम लोग वेसाइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेसाइकिल, यानी कि गुहिका कहते हैं। अब क्या हुआ साहब, ये ईआर रही, ईआर के अंदर वसा बनी, प्रोटीन बना, स्टेरॉइड हार्मोन बने, वह बनकर इन वेसाइकिल्स के द्वारा गोल्जी बॉडी को दे दिए जाते हैं। गोल्जी बॉडी जो होती है वो क्या करती है? स्टोरेज एंड पैकेजिंग, यानी कि जो भी मटेरियल यहां से यहां आता है उसको रूपांतरित करती है। तो गोल्जी बॉडी का जो फंक्शन हुआ वो क्या हुआ? स्टोरेज एंड पैकेजिंग, स्टोरेज करना और उसको पैकेज करने का कार्य करती हैं। ओके, तो ये तीनों सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसाइकिल जो हमको यहां पर मिल रही हैं, ये रही ट्यूब्यूल। ओके, दिस इज योर ट्यूब्यूल। और ये वेसाइकिल हो गई। इन तीनों को अगर हम मिला दें तो फिर यह गोल्जी उपकरण कहलाता है। इन तीनों को आप मिला दो तो यह आपका गोल्जी एपरेटस बनाता है। गोल्जी एपरेटस का कार्य मैंने बताया, संचय करना और पैकेजिंग करना। पैकेजिंग का मतलब जो भी पदार्थ ईआर से इसके अंदर आता है उसको रूपांतरित करना। अब जो भी पदार्थ होता है वो पिंचिंग ऑफ होता है, ये आ गया, ये आ गया, जिसके कारण लाइसोसोम बनते हैं, लाइसोसोम बनते हैं। लाइसोसोम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है प्राइमरी लाइसोसोम और दूसरा कहलाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम में एक ही प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और सेकेंडरी लाइसोसोम में अनेक प्रकार के एंजाइम हमको देखने को मिलते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम और कोई दूसरा प्राइमरी लाइसोसोम जिसमें दूसरी प्रकार का एंजाइम होता है, वो जब मिलते हैं तो सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है। ये रहा हमारा गोल्जी काय। गोल्जी काय कोशिका भित्ति के निर्माण में भी सहायक होता है। तो ध्यान देना चाहिए, सेल डिवीजन के अंदर अब बताएंगे आपको कि किस प्रकार से गोल्जी बॉडी जो होती है वह ईआर के साथ मिलकर फ्रेगमोप्लास्ट बनाती है। और ये फ्रेगमोप्लास्ट जो होते हैं वे कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होते हैं। तो ये रहा बेटा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी बॉडी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के क्या कार्य होते हैं ये तो मालूम ही अपने को कि स्टोरेज करता है और पैकेजिंग करता है। यह एक्रोसोम बनाता है। एक्रोसोम क्या होता है? शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी होती है। A cap is present at the tip of the sperm that we call it as acrosome. दूसरा, यह यolk बनाता है, पीतक, अंडे का पीला भाग। तीसरा, यह मेलानिन भी बनाता है। चौथा, यह हार्मोन्स भी बनाता है, एंजाइम भी बनाता है। लाइसोजाइम के अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। तो ये फंक्शन हुए हमारे पास में
गोल्जी बॉडी के, इन एडिशन टू द स्टोरेज एंड पैकेजिंग। स्टोरेज और पैकेजिंग के अलावा हमको ये फंक्शंस भी देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? लाइसोसोम की। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने करी थी, बाय डी डुवे। किससे बना? यानी कि इसका ओरिजिन अभी अपन ने देखा था, किससे बना? बाय गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से हमको लाइसोसोम बना। अब इस लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैलियां कहते हैं, यानी कि सुसाइडल बैग्स कहते हैं। आत्मघाती थैलियां क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर लाइसोसोम में पहली बात तो ये सीखो कि एक ही झिल्ली होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इट इज बाउंडेड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर हमको पाचक एंजाइम देखने को मिलते हैं, यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम देखने को मिलते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन से होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि पाचक एंजाइम होते हैं। ओके, अब ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं वो पाचन करेंगे कैसे? ये सेल है पूरी और ये आपका लाइसोसोम है। अगर ये फट गया तो खुद ही के कोशिकांगों को, सेल ऑर्गेनल को ये डाइजेस्ट कर देता है, यानी कि सुसाइड कर रहा है एक प्रकार से। इसलिए हम इसको सुसाइडल बैग्स कहते हैं। इसमें मेनली एसिड फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम पाए जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 40 से अधिक होती है। ओके, अब ये लाइसोसोम को शक्ति प्रदान, इसकी झिल्ली को शक्ति प्रदान करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं लाइसोसोम स्टेबिलाइजर। लाइसोसोम स्टेबिलाइजर वो कौन होते हैं? कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिसोल। और जो इसको कमजोर कर देते हैं, फिर ये फट जाता है और खुद ही के कोशिकांगों का डाइजेशन कर लेता है। उन कमजोर करने वाले पदार्थों को हम लोग लाइसोसोम लेबिलाइजर कहते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन होते हैं। ओके, अब हमारे शरीर के अंदर इनबॉर्न एरर्स होती हैं मेटाबॉलिज्म के कारण। जैसे पेप्सिन है, वो प्रोटीन पर क्रिया करता है। अगर पेप्सिन नहीं होगा तो प्रोटीन पर क्रिया नहीं कर पाएंगे, तो पाचन नहीं होगा, अमीनो एसिड नहीं मिलेगा, तो उससे कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। प्रोटीन में त्रुटि होने के कारण, उपापचय में त्रुटि होने के कारण। तो एक एंजाइम होता है अल्फा एल आइडोरोनीडेज। अगर ये नहीं होता है तो एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं हर्लर्स डिसीज। हर्लर का रोग कहते हैं। ओके, ये रहा हमारा कौन? लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के बाद में हम लोग
बात करेंगे वैक्यूल की। वैक्यूल को यदि आप देखोगे तो किससे पैदा हुई थी? अभी बताया था मैंने, गोल्जी बॉडी से पैदा हुई थी। ये रहा कौन? गोल्जी बॉडी। अभी हमने इसको दबाया तो ये हमको वैक्यूल यानी कि रिक्तिका प्राप्त हुई। गोल्जी बॉडी के चारों ओर भी एक ही झिल्ली है। लाइसोसोम उससे पैदा हुआ तो उसके चारों तरफ भी एक ही झिल्ली होगी, सिंगल यूनिट मेंबर होगी। और वैक्यूल जो होगा उसके भी चारों तरफ एक ही इकाई झिल्ली होगी। वैक्यूल के चारों तरफ पाई जाने वाली इस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब ये अंदर भरा हुआ द्रव होता है, लिक्विड होता है। इस लिक्विड को हम लोग सैप कहते हैं, रस कहते हैं, धानी रस। वैक्यूल जो होती है उसको यदि आप देखेंगे तो ये 3 प्रकार की होती है। एक कहलाती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी कि संकुचनशील रिक्तिका, अमीबा में पाई जाती है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ये पहले प्रकार की रिक्तिका हो गई। अब हम चलें वाटर वैक्यूल पर। वाटर वैक्यूल का मतलब जल रिक्तिका। ऐसी रिक्तिका, ऐसी वैक्यूल जिसमें जल होगा उसको हम वाटर वैक्यूल कहेंगे। तो ये जल हो गया बेटा अपना। अब हम चले आगे, उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल यानी कि खाद्य रिक्तिका। ऐसी रिक्तिका जिसमें फूड यानी कि जल उपस्थित होता है उसको हम लोग फूड वैक्यूल कहते हैं। ओके, अब ये जो फूड वैक्यूल होती है इट एक्ट लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है इट एक्ट लाइक किडनी। ये हमारे वृक्क के समान कार्य करती है। और फूड वैक्यूल जो होती है वो आमाशय के समान कार्य करती है। तो लाइक स्टमक, आमाशय के समान यह कार्य करती है। ओके, अब हम चले कि प्लास्टिड के बारे में ले लेते हैं। प्लास्टिड प्लास्टिड जो होता है उसको हम लोग लवक कहते हैं। प्लास्टिड शब्द जो था वह हैकेल ने दिया था। किसने दिया था? हैकेल ने। एक बंदा था जिसका नाम था सैक। सैक ने बताया कि प्लांट की सेल्स के अंदर
कुछ रंगीन संरचनाएं, कलर्ड बॉडीज पाई जाती हैं। तो ये हो गया कलर्ड बॉडीज। उसने कोई नाम वाम नहीं दिया, और उन्हीं कलर्ड बॉडीज को हैकेल ने प्लास्टिड शब्द दिया। फिर इस प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन शिम्पर ने किया। शिम्पर ने किया। शिम्पर ने क्या बताया कि साहब ये 3 प्रकार के होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट, और एक इसको बोलते हैं हरित लवक, और एक क्रोमोप्लास्ट, और एक ल्यूकोप्लास्ट। ठीक। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, वैसे तो एक पहली लाइन दे रखी है कि प्लास्टिड जो है किसके अंदर मिलता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, छोटा सा, प्लांट्स के अंदर। प्लस यूग्लिनॉइड भी दे रखा है उन्होंने, ये सीखने का है, यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिना पढ़ा है अपन ने, हरा होता है, प्लांट भी हरे होते हैं, यानी कि प्लास्टिड जो होते हैं प्लांट्स और यूग्लिनॉइड के अंदर मिलते हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की बात हम करने जा रहे हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसको यदि आप देखेंगे तो इट इज अ सेल ऑर्गेनेल विच इज बाउंडेड बाय डबल यूनिट मेम्ब्रेन। पहली बार हमको कोई कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल ऐसा दिख रहा है जो कि दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई बेटा अपनी, बाहरी झिल्ली। और ये हो गई हमारे पास में कौन, इनर मेम्ब्रेन। डन। अब इन झिल्लियों के अंदर ये जो पदार्थ भरा हुआ है वह है स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में देखा जाए तो डार्क रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्लस डार्क रिएक्शन होता है, प्रकाश संश्लेषण में होते हैं 2 रिएक्शन, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मीन्स कैल्विन साइकिल, और कैल्विन साइकिल जो कहाँ होता है, स्ट्रोमा के अंदर, और कैल्विन साइकिल। डन। इस स्ट्रोमा के अंदर हमें ये थैलियां नजर आती हैं, ये रही, ये रही, ये ऐसी थैलियां हमको नजर आती हैं। इन थैलियों को हम लोग थाइलेकॉइड कहते हैं, और थाइलेकॉइड की जो ढेरी बन जाती है तो हम उसको ग्रेना कहते हैं। और ग्रेना के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन होती है। डन। तो ये ग्रेना हो गया, ये भी ग्रेना है, थाइलेकॉइड के हीप को कहते हैं। और इन दोनों के बीच में होता है ये इंटरग्रेना। इस इंटरग्रेना को अपनी किताब में स्ट्रोमा लैमिली नाम दिया गया, पीठिका, पट्टिका, स्ट्रोमा लैमिली, पीठिका, पट्टिका कहते हैं। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर आपको
DS DNA देखने को मिलेगा, DS DNA। साथ में 70S प्रकार का राइबोसोम भी देखने को मिलेगा। अब ये जो राइबोसोम है प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। हमें मालूम है कि क्लोरोप्लास्ट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज इट इज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। स्वतंत्र रूप से रहता, किसी झिल्ली पिल्ली से संबंध नहीं होता। जब विभाजन करना होता है तो इसके अंदर फिशन होता है। मैं बोला तू कैसे फिशन करता भाई? मुझे बोली सर मेरे पास में डीएनए है, मैं अपना विभाजन खुद कर लेता हूं। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को हम लोग सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। दोहरी झिल्ली से अंदर डीएस डीएनए और 70S प्रकार का राइबोसोम है। इसके अंदर हमको क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, कई प्रकार के क्लोरोफिल मिलते हैं, बीटा कैरोटीन मिलता है, ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं। अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो शेप की बात करते हैं, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट की आकृति। देखो बेटा ये हमारा क्लेमाइडोमोनास है, उसके अंदर हमें ये कप की आकृति का क्लोरोप्लास्ट मिलता है। स्पाइरोगायरा के अंदर अगर हम देखें तो स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट मिलता है, ये स्पाइरोगायरा है। और जिग्निमा में हम देखें तो स्टार आकृति का क्लोरोप्लास्ट मिलता है। इडोगोनियम में देखें तो जालिका व्रत, रेटिकुलेट प्रकार का मिलता है। यूलोथ्रिक्स में देखें गर्डल शेप, यूलोथ्रिक्स के अंदर गर्डल शेप आकृति का मिलता है। बात समझ आ गई? अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का यह मुख्य क्षेत्र होता है। बात समझ आ गई? अब हम चले क्रोमोप्लास्ट के ऊपर। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वह रंग युक्त, अदर देन द ग्रीन, हरे के अलावा और रंगहीन के अलावा, लाल, पीला, गुलाबी, रेड हो गया, पिंक हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, ये रंग अगर पौधों के अंदर मिलते हैं तो दे आर बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट, कि वो जो है क्रोमोप्लास्ट के समान होते हैं। ओके, इसके अंदर हमको कैरोटीन मिलेगा, जेंथोफिल मिलेगा, ये अन्य सहायक वर्णक हमको देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, यानी कि रंगहीन होते हैं। ओके, ल्यूकोप्लास्ट को यदि हम देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, ओलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट।
प्रोटीनोप्लास्ट। ओके, अब एमाइलोप्लास्ट के अंदर क्या संचित होता है? ये भूमिगत भागों में ज्यादा मिलते हैं, यानी कि अंडरग्राउंड पार्ट जो होते हैं उनके अंदर ज्यादातर ल्यूकोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हमको स्टार्च मिलेगा, ओलियोप्लास्ट के अंदर हमको तेल, ओलियो, ऑयल, वसा युक्त पदार्थ मिलेंगे, और प्रोटीनोप्लास्ट जो है उसके अंदर हमको प्रोटीन मिलेगा। जैसे एल्यूरोन लेयर ले लो मक्का की, ओलियोप्लास्ट की बात चलती है तो मूंगफली के दाने होते हैं, कोकोनट, कोकोस नूसीफेरा होता है। एमाइलोप्लास्ट की बात चलेगी तो ये स्टार्च होगा। तो ये है हमारा प्लास्टिड के बारे में। एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि क्लोरोप्लास्ट शब्द जो था वह किसने दिया था? तो क्लोरोप्लास्ट टर्म was given by इरेरा। इरेरा ने क्लोरोप्लास्ट शब्द दिया था। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, देन विल टॉक अबाउट द फ्लैजेला एंड सीलिया, देन विल टॉक अबाउट द स्पिरोसोम्स, peroxisome, which are the micro bodies, and then we will enter into the nucleus। ब्रेक के बाद